हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 3 अक्टूबर और शुरू करते हैं आज का प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर है। क्यों ये न्यूज में है? दरअसल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी रिसेंट की मीटिंग में जो रेपो रेट है उसे 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। इससे आम आदमी को फर्क ये पड़ेगा कि जो हम लोन लेते हैं उसकी जो ईएमआई होती है वो बढ़ जाएगी। अब ईएमआई क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि बैंक्स जो होते हैं वो जो लोन लेते हैं आरबीआई से उसके ऊपर जो रेट लगता है उसे कहते हैं रेपो रेट। और जब रेपो रेट का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो फिर बैंक्स इसको पास करेगी कंज्यूमर पर, रिटेल कंज्यूमर पर। तो इससे कंज्यूमर पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पर आरबीआई के पास अपने रीजन है इस रेपो रेट को बढ़ाने के। अभी जो रेपो रेट है वो कितना हो गया है? 5.9%। और ये आरबीआई की लगातार चौथी रेट हाइक है। आपको पता ही होगा कि अभी इन्फ्लेशन जो है वो 6 to 7% के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब बनी थी तो उसको टारगेट दिया गया था 4% का और 2% का प्लस और माइनस। तो हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है इन्फ्लेशन की वो कितनी होनी चाहिए? 6%। पर ये लगातार उसको ब्रीच कर रहा है। तो इसी को कम करने के लिए अब आरबीआई जो है वो रेपो रेट को बढ़ा रहा है। इससे मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी। लिक्विडिटी कम होगी तो उससे जो डिमांड होगी गुड्स की वो कम हो जाएगी। और जब गुड्स की डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो चार्ट में कि ये जो एरिया देख सकते हो आप, ये कोविड लॉकडाउन का एरिया था। जब मार्च 2020 से हमने लॉकडाउन देखा था उसके बाद जो हमारी ग्रोथ थी एकदम से कम हो गई थी। इसी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको बहुत कम कर दिया था। क्योंकि जब भी आपको ग्रोथ फोकस करनी होती है आपको इंटरेस्ट रेट कम करना होता है। पर जब आपको इन्फ्लेशन कम करनी होती है तब आपको रेपो रेट बढ़ाना होता है। तो ये दोनों के बीच में डिलेमा होता है। तो अब देखते हैं कि आखिर क्यों आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ाया है। एक तो जियो पॉलिटिकल रीजन आपको पता ही होंगे कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो जो फ्यूल हाइक है वो बढ़ गया है। आपने देखा व्हीट की प्राइस बढ़ गई है। क्योंकि इस वॉर के बाद में जो पूरी वर्ल्ड की सप्लाई चेन है वही डिस्टर्ब हो गई है। तो इससे हमें प्राइस राइज देखने को मिल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया में इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो सब अपना इंटरेस्ट रेट अब बढ़ा रही हैं। क्योंकि उन्हें अपनी ग्रोथ की चिंता है पर उससे ज्यादा उन्हें इन्फ्लेशन की चिंता है। इसके बाद आपको पता होगा कि हमारे देश में हाई इन्फ्लेशन चल रहा है। उससे हमें कैसे भी करके कम करना है। क्योंकि अभी भी हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उनकी इनकम इतनी नहीं है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाएगा तो जो गरीब लोग होते हैं उनको इन्फ्लेशन ज्यादा इम्पैक्ट करती है। क्योंकि हमारे इन्फ्लेशन में जो ज्यादातर हिस्सा होता है 45% वो फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन का होता है। तो इसीलिए हमें इन्फ्लेशन को कम रखना पड़ता है। पर आरबीआई ने भी बोला कि ये मीडियम ग्रोथ एस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है ग्रोथ को इससे थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट मिले, पर मीडियम टर्म में एक बार प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ये हमारी जो मीडियम टर्म ग्रोथ है उसको ये सपोर्ट करेगी। तो इस डिसीजन से साफ है कि आरबीआई के जो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला इन्फ्लेशन कंट्रोल या फिर प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरा होता है ग्रोथ। तो अभी जो आरबीआई ने इंपॉर्टेंस दी है वो इन्फ्लेशन को दी है कि उनका जो प्राइमरी टारगेट है इन्फ्लेशन को वापस से 4% से 6% के बीच में लाना। इसके बाद वो मीडियम टर्म में ग्रोथ को प्रोजेक्ट करेंगे। अब एमपीएससी के बारे में कुछ जान लेते हैं क्योंकि यूपीएससी एमपीएससी के बारे में पूछ सकती है और एमपीएससी में पहले भी सवाल पूछे गए प्रीलिम्स में। तो ये बेसिकली एक स्टेचुटरी बॉडी है। ये सेक्शन 45Z(b) ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर बना है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसका जो एक ही मिशन होता है कि इन्फ्लेशन और प्राइस स्टेबिलिटी रखना। और जो इन्फ्लेशन का टारगेट दिया हुआ है वो 4% है और 2 से 6% के बीच में इन्हें रखना होता है। इनकी मीटिंग एक साल में 4 बार होनी होती है। अब देखते थे रेपो रेट। रेपो रेट लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट होता है जिसके तहत जब आरबीआई बैंकों को पैसा देती है तो उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसे कहते हैं रेपो रेट। पर वहीं जब बैंक आरबीआई को पैसे देती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। उस चार्ज उस इंटरेस्ट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो हमारी अगली जो न्यूज है वो अफ्स्पा को लेकर है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफ्स्पा। ये कब बना था? ये 1958 में बना था। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ये जो अफ्स्पा है उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। मतलब ये अभी अफ्स्पा के अंदर 6 महीने तक और रहेंगे। अगर आप अरुणाचल को देखते हो तो तिराप, चैंगलांग, लोंगडिंग ये डिस्ट्रिक्ट में अफ्स्पा लागू है। इसका मतलब कि ये एरिया फिलहाल डिस्टर्ब एरिया है। तो अफ्स्पा कब लगाया जाता है? जब डिस्टर्बेंस होती है, किसी प्रकार का आर्म फोर्स का रेजिस्टेंस देखने को मिलता है या फिर कोई
एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी देखने को मिलती है या टेररिज्म देखने को मिलता है, उस केसेस में अफवाह लगाया जाता है ताकि जो हमारी आर्मी है उसको बेटर तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो फिलहाल ये कहाँ-कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन में है, लद्दाख में कुछ-कुछ पार्ट्स में लगा हुआ है, उसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट में लगा हुआ है, असम के कुछ पार्ट में लगा हुआ है, इसके बाद मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में लगा हुआ है। और हमें जानना ये है कि ये जो त्रिपुरा है और जो मेघालय है, इसमें से त्रिपुरा जो है वहां पर 2015 में अफवाह को हटा लिया गया था। उसी तरह पंजाब में भी 1997 में अफवाह को हटा दिया गया था पूरी तरीके से। अब हम ये जान लेते हैं प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि ये एक्ट है क्या। तो बेसिकली ये एक्ट हमें 1942 के दौरान में देखने को मिला था, जब आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि आपको पता है कि 1942 में क्या चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उसी को रोकने के लिए, उसे क्रश करने के लिए ये ब्रिटिश एम्पायर ने ये लॉ पास किया था, ताकि हमारे जो भी उस वक्त के क्रांतिकारी थे उन्हें पकड़ा जा सके, उन्हें अरेस्ट किया जा सके और उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता ना मिल सके। इस वजह से ये ऑर्डिनेंस पास किया गया था। अभी जो इसके प्रोविजन है, अगर आप सेक्शन 3 देखोगे, सेक्शन 3 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी टू डिक्लेयर होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज ए डिस्टर्ब एरिया। मतलब कौन डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर या फिर जो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर है, वो पूरे स्टेट को या फिर स्टेट के कुछ पार्ट को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डिस्प्यूट किसी भी तरीके से हो सकते हैं, रिलीजियस डिस्प्यूट, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप, रीजनल आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हो बहुत सारे हमारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, उनकी वजह से डिस्प्यूट्स और डिस्टर्बेंस बना रहता है। हमारी जो सेक्शन 4 है, ये आर्मी को पावर देती है, वो किसी भी एरिया को या किसी गाड़ी को सर्च कर सकती है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। अगर उसको खतरा लग रहा है, किसी प्रकार का थ्रेट लग रहा है, तो वो फोर्स यूज कर सकती है, इससे उसकी जान जा सकती है सामने वाले की। कोई भी आर्म्स एम्यूनेशन उसको डिस्ट्रॉय करना, किसी सर्च के दौरान कुछ मिला है तो उसे फोर्टिफिकेशन करना, उसको जब्त करना। पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है वो सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो हमारे आर्मी के जो पर्सनल है, उन्हें एक टाइप की प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर वो इस एक्ट के तहत कोई कार्रवाई करते हैं तो इसे एक्टिंग इन गुड फेथ माना जाएगा। मतलब वो टेररिज्म या अन्य डिस्टर्बेंस से अगेंस्ट लड़ने के लिए वो उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया होगा। तो अगर फिर भी वो कुछ गलत काम करते हैं या इलीगल काम करते हैं तो प्रोसिक्यूशन अलाउड है, पर उसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए अफवाह को लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिलती रहती है। हमारी अगली न्यूज है 36 नेशनल गेम को लेकर। दरअसल मोदी जी ने अहमदाबाद में नेशनल गेम की शुरुआत करी है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इस बार जो इसका आयोजन हो रहा है वो गुजरात में हो रहा है और गुजरात के 6 शहरों में ये नेशनल गेम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके पहले ये 2015 में केरल में हुए थे और 2020 में इसे गोवा में होना था, और उस वक्त आ गया कोविड और लॉकडाउन लग गया, इसलिए ये हो नहीं पाया। तो अब 7 साल बाद ये अहमदाबाद गुजरात में फिर से नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। तो इस बार का जो नेशनल गेम्स का जो मैस्कट है वो कौन है? उसका नाम है सावज। सावज यानी कि लॉयन। आपको पता है गुजरात किसके लिए फेमस है? एशियाटिक गिर लॉयन के लिए। तो उसी के नाम पर ये इस बार का मैस्कॉट रखा गया है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, विगर, मोटिवेशन, डिजायर टू सक्सीड, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फोकस, नेचुरल लीडर, गोल सेटर। तो ये बेसिकली सावज के ट्रेड्स होते हैं जो स्पोर्ट्समैन द्वारा शो किए जाते हैं। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। तो ये एक यूनिटी का एक मैसेज देने की कोशिश की गई है और इसे आप हमारे मेंस के आंसर में एज एग्जांपल कोट कर सकते हो। तो बेसिकली नेशनल गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? ये 1920s के दौर में हुआ था। फर्स्ट टाइम ये हुआ था लाहौर में 1924 में। इसे क्यों स्टार्ट किया गया था? तो इसे स्टार्ट इसलिए किया गया था क्योंकि 1924 में जब पेरिस ओलंपिक होने थे तो उसके लिए हमें अच्छे टैलेंट ढूंढना था स्पोर्ट्स में, तो उसके लिए नेशनल गेम्स कंडक्ट कराए गए थे। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पहली बार लखनऊ में हुआ था। उसके बाद जो नेशनल गेम्स हुए ऑन द लाइंस ऑफ ओलंपिक, तो जिस प्रकार से ओलंपिक्स में गेम्स होते हैं उसी प्रकार से इंडिया में भी होने लगे 1985 में न्यू दिल्ली से। उसके बाद से कंटिन्यू ये होते आ रहे हैं। इसको कौन कंडक्ट कराता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो बेसिकली नेशनल गेम का सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक अपॉर्चुनिटी देखता है हमारे खिलाड़ियों को, ताकि वो मल्टी डिसिप्लिन गेम्स की अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकें, वर्ल्ड क्लास एथलीट के साथ से कम्पीट कर सकें। और जब आपकी कंट्री में स्पोर्ट्स डेवलप होता है, स्पोर्ट्स से आपकी जो खिलाड़ी होते हैं उसकी पर्सनालिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, पर साथ ही साथ हमारे देश का जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ता है। इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सबके साथ मैच खेलता है, क्रिकेट मैच खेलता है, उससे हमारे जो देश की सॉफ्ट पावर है वो इन देशों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है।
हालांकि क्रिकेट इसमें नहीं है ओलंपिक में, बट आपको बताने का ये एग्जांपल है कि स्पोर्ट्स कैसे एक देश के सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। और नेशनल गेम से क्या होता है कि हमारा जो ग्रास रूट टैलेंट है उससे हम पता कर पाते हैं, उन्हें हम अच्छा अगर ट्रेनिंग दें, उन्हें अच्छी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें तो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इंडिया के लिए। तो ये नेशनल गेम्स के सिग्निफिकेंस है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज़ है वो बेनरमेंस ट्यूरेको बर्ड को लेकर है। ये बर्ड आप देख पा रहे हो, इसे कहते हैं बेनरमेंस ट्यूरेको। ये कहाँ पाया जाता है? ये किलिमंजारो माउंटेन में पाया जाता है। ये माउंटेन कहाँ है? कैमरून में है। तो अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनका जो हैबिटेट है वो लगातार डिक्लाइन होते जा रहा है। तो ये बेसिकली थ्रेटन्ड है क्योंकि इनका जो हैबिटेट है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। अगर आप किलिमंजारो माउंटेन की बात करें तो ये फॉरेस्ट इलाका कितने स्क्वायर किलोमीटर पे? 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। और ये जो बर्ड है ये यहीं पाया जाता है, मतलब एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर किसी स्पेशीज का पाया जाना। तो ये जो बेनसमैन ट्यूरेको है वो कैमरून के किलिमंजारो माउंटेन में पाया जाता है। तो ये जो बर्ड स्पीसी ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? म्यूसोफेगाइड। तो ये इस फैमिली को बिलोंग करता है। ये एंडेमिक है कैमरून का, ये हमने देख लिया। और ये किसके नाम पे रखा गया है? ये ऑर्निथोलॉजिस्ट डेविड आर्मिटेज बेनरमैन के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और ये कैमरून में लोगों के लिए एक कल्चरल वैल्यू की तरह इसे ट्रीट किया जाता है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर हैबिटेट देखें तो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल मॉइस्ट माउंटेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। लगातार इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए न्यूज में है। और आईयूसीएन ने इसे किस कैटेगरी में रखा है? इंडेंजर स्पीसीज की कैटेगरी में रख रखा है। और जो भी इंडेंजर स्पीसीज होता है यूपीएससी को उस पर बहुत प्यार आता है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जंगल है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अब काटे जा रहे हैं, तो इससे उनका हैबिटेट कम होता जा रहा है। तो ये बेसिकली पूरी न्यूज़ थी। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज़ है वो ब्लैक कोकेन से रिलेटेड है। क्यों ये न्यूज़ में है? तो एनसीबी ने एक बोलिवियन महिला को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया क्योंकि उसके पास था ब्लैक कोकेन। अब ये ब्लैक कोकेन क्या है इसे हम जान लेते हैं। दरअसल ब्लैक कोकेन एक ड्रग है। आपको पता है कि जो नॉर्मल ड्रग होती है उसे हम कोकेन बोलते हैं, वो अलाउड नहीं, इलीगल है। पर जो ब्लैक कोकेन है उसको क्या किया जाता है, जब नॉर्मल कोकेन को किसी अन्य सब्सटेंस के साथ मिलाया जाता है ताकि उसकी अपीयरेंस को बदला जा सके, एक चारकोल का रूप दिया जा सके। उससे क्या होता है ना कि जो भी कलर बेस्ड ड्रग्स टेस्ट होते हैं तो उसमें ये पास कर जाए, क्योंकि कलर आपने देखा हो कोकेन का अलग ही दिखता है, तो वो कलर टेस्ट में फेल हो जाते हैं। इसलिए जो ड्रग्स है वो आसानी से पकड़ में आ सकते हैं। पर जब आप उसके कलर को बदल दोगे, एक चारकोल टाइप का कलर दे दोगे, तो उससे क्या होगा, वो टेस्ट में ओकर नहीं हो पाएगा ब्लैक कोकेन। पर ये तो फिर भी छोटा सा माइनर पॉइंट है। पर जब कोकेन में ऐसा सब्सटेंस मिलाया जाता है ताकि उसे चारकोल टाइप का कलर दिया जाएगा, तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन होते हैं वो कोकेन की स्मेल को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जो एयरपोर्ट में या कहीं और अन्य अथॉरिटी द्वारा डॉग्स होते हैं, उनके पास जो डॉग्स होते हैं वो ऐसे ड्रग्स को सूंघ नहीं पाते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, जो ड्रग पेडलर्स है जो साउथ अमेरिका से इंडिया में आ रहे हैं, वो ऐसे चारकोल फॉर्म में ब्लैक कोकेन को इंडिया में ला रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए एक चिंताजनक बात है। हालांकि अगर मान लो यूपीएससी पुलिस से पूछती ब्लैक कोकेन क्या है तो हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज कभी भी किसी भी प्रकार का ड्रग्स हमें नहीं लेना चाहिए। अब चलते हैं आगे। तो हमारी अगली जो न्यूज़ है वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लेकर है। क्यों ये न्यूज़ में है? दरअसल हमारी जो गवर्नमेंट है उसने नया टारगेट अडॉप्ट किया है। तो पहले जो टारगेट ये था कि हमारे जो पर्टिकुलर मैटर थे, जो एयर पॉल्यूशन होते हैं, इसे 20 to 30% रिड्यूस करना है हमारे एटमॉस्फेयर से बाय 2024। पर अब इस टारगेट को रिवाइज किया गया है। अब हमें 40% रिडक्शन करना है, 40% रिडक्शन करना है बाय 2026। तो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत हमारे नए टारगेट सेट किए गए हैं, इसलिए न्यूज में है। एयर पोल्यूशन हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज है क्योंकि पूरे विश्व में 7 मिलियन डेथ्स होकर होती हैं सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो 2 मिलियन ज्यादा डेथ सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। इससे आपको स्ट्रोक देखने को मिलता है, हार्ट डिजीज देखने को मिलते हैं, लंग कैंसर, क्रोनिक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा। तो ये सब हमारे एयर पोल्यूशन के इफेक्ट हैं। आप देखते हो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने से क्या बोला था, गैस चैम्बर हो गया है। तो भारत एयर पोल्यूशन से जूझ रहा है, तो उसी को काउंटर करने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लगाया गया और उसमें ये टारगेट सेट किए। तो इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया था? इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था। कब? 2019 में। इसका काम क्या है? इसका काम लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी बनाना है ताकि एयर पोल्यूशन को पूरे देश भर में कम किया जा सके। कितने सिटीज को कवर किया है एनसीएपी प्रोग्राम में? 132 सिटीज इसके अंडर में आती हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Climate and Clean Air Coalition to reduce short-lived climate pollutant is a unique initiative of G20 group of countries. Second statement है CCAC focus on methane, black carbon, hydrofluorocarbons. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो
अगर आप इस कोलिशन में देखते हो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन को, तो ये G20 का नहीं, ये किसका है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो ये इसका इनिशिएटिव है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हालांकि क्वेश्चन 2017 में आया था, उस वक्त करंट अफेयर में था, इसलिए आप इसको उस वक्त इजीली कर सकते थे। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। ये जो कोलिशन होता है इसने मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स पर फोकस किया था। तो अभी जो इसका आंसर बनेगा वो 2 ओनली, क्योंकि पहला गलत है, G20 नहीं है, इसका यूएनईपी है। ऐसे ही और करंट अफेयर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा इंस्टीट्यूट द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एक आपका एकेडमिक मेंटर होगा, दूसरा आपका फॉलोअप मेंटर होगा, जो आपकी स्टडी को ट्रैक करता रहेगा। उसके अलावा एक पीवाईक्यू बेस्ड लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको कराया जा रहा है, जिसमें आपको ऑनलाइन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जो क्वेश्चन होंगे वो यूपीएससी के पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चन होंगे, उसे थीम वाइज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। एक करंट अफेयर का आपको प्रोग्राम दिया जा रहा है, जिसका नाम है समाचार वाणी। उसके अलावा आपको फिलोसॉफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी की ऑप्शनल क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।